अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ आज से हाल मुस्तरद बाय माँ आरा का 11वां एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। क्लास के बाद वो लाइब्रेरी में आकर बैठ गई थी। आर्जी तौर पर भर्ती की जाने वाली फैकल्टी को ऑफिस नहीं दिए जाते थे। एक स्टाफ रूम था पर वहाँ खामोशी नहीं थी जैसी कुतुब खानों में होती है, जैसी इस वक्त यहाँ थी। बाहरी गंभीर थपकी हुई। लैपटॉप सामने खुला था पर स्क्रीन सिया थी कि ध्यान हाथ में थामी किताब पर था। बज़ाहिर तो पर दिमाग लफ्ज़ों को मायने नहीं दे पा रहा था। कितने दिन हो गए थे उस एक इनकार को। 2 दिन बाद वो भी चला गया था। एक लफ्ज़ मजीद कहे बगैर वो उसे झुठला नहीं पाया था। किताब बंद करते सर झटका और नोटपैड और पेंसिल उठा ली। हर्फ लिखने के बजाय वो खाली सफ़े पर दायरे बनाने लगी थी। चारकोल की स्याही से बने सुरमई दायरे एक नुक्ते से शुरू होते और उसी आकर ख़त्म हो जाते। दायरे जिनका सफ़र राय का जाता है, जो सफ़र शुरू करके भी कहीं पहुंच नहीं पाते, जिनकी मंजिल कभी नहीं आती। कुछ जज्बे भी ऐसे ही होते हैं, खासकर वो जिन्हें हम खुद से भी छुपा कर रखते हैं। ऐसा एक जज्बा वो भी गुजरे सालों में पाल बैठी थी, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, जो मुसलसल सफ़र में था। जाने क्यों थक कर गिरता भी नहीं था, ख़त्म भी नहीं होता था और ना मरता था। अजीब ढीठ तबीयत पाई थी उस एक एहसास ने। वही सहरा के पौधे जैसी। जो फैसला उसने रहबर को सुनाया था वो मुश्किल नहीं था। उससे दोबारा पूछा जाता वो तब भी यही कहती, लेकिन उसका ये मतलब कहाँ था कि वो फैसला मुश्किल नहीं था तो सहल था। ज़िंदगी और उसके मसाइल महज तो मज़ाद बाइज़ में सिमट जाने से कहीं पेचीदा थे। हाँ, पर यह इस मुसलसल उलझाव का अंत ज़रूर था कि उसे कभी उस शख्स से कोई आस रही थी। उसने नहीं रखी थी, उसे रखनी भी नहीं थी। पेंसिल पर हाथ की नोक इतनी सख्त हुई कि दायरे में घूमते नोक एकदम ही टूटी थी। जिसके टूटने के साथ ही हाथ रुका। उसे अब बस बाबा चाहिए थे, उनका कंधा जिस पर सर रखकर वो उन्हें बताए कि देखें आपके बाद वो हर महाज पर कितनी मजबूती से खड़ी रही थी। महाज जो दुनिया ने उसके खिलाफ उठाए थे, जो उसने खुद ने उठाए थे, वो उन्हें बताए कि वो कितनी थक गई है। उसे न अब बहादुर रहना था न मजबूत। वो उन्हें बताए कि उसके जिस्म का हर खलिया किस शिद्दत से थक कर ढह जाना चाहता था, और वो ये करने को बस उनकी मुंतज़िर। खुद पर महसूस होते नजरों ने ख्याल का सिलसिला तोड़ा। उसने चौंक कर आसपास देखा। सब तलबा ही थे जो अपनी अपनी किताबों लैपटॉप में महू नज़र आए थे। तो फिर उसे कौन? टूटे सके वाली पेंसिल और पैड एक तरफ रखकर टेबल पर रखते लैपटॉप का पावर बटन दबाया। किसी की नज़र में होने के एहसास को बाकी हर शय के साथ झटका। किधर है सब? शाम के वक्त वो कुछ देर की नींद लेकर कमरे से निकला तो हवेली में गैर मामूली खामोशी महसूस हुई। किचन के अचार के मर्तबान पिछले सहन की तरफ ले जाते फरीदा नज़र आई तो सवाल किया, पिछली हवेली गए हैं साहब शाह? अम्मा साहब की बाबा की हवेली का जिक्र उस अंदाज में होता था कि वो इलाके के आबादी के बिल्कुल आखिर में खेतों के साथ बनी थी। खैरियत? जी, वो शीरी बीबी के यहाँ पुत्र हुआ है, खैर से उसे देखने गए हैं। संजीदा से हुनकार भरता वो आगे बढ़ने के बजाय वापस अपने कमरे की जानिब पलट गया। सोफे पर ढह जाने के अंदाज में बैठते बाजू चेहरे पर रख लिया। कमरे में नीम अंधेरा था। पिछली हवेली महजाद की वालिदा के अलावा इस घर के 3 बहुओं का मायका था। मनोवर, सलीमा और उनकी भतीजी समरीन, और समरीन की बहन शीरी जो अपने ही चचाजाद से ब्याह ही गई थी, और अब वो हवेली उसके मायके के साथ ससुराल भी थी। शीरी जिसका नाम लेते मुंह में उस लफ्ज़ के तासीर जैसा जायका घुलता था। कितने अरसे बाद उसने ये नाम सुना था, जैसे याददाश्त का कोई सख्ती सा बंद खाना अचानक ही खोल दिया गया हो। कि हाँ, जिंदगी में कभी कोई शीरी भी हुआ करती थी जो उसके आने का सुनकर अपने बाबा के छुरे वाली बंदूकें उसके शिकार के शौक के लिए चमका कर रखती थी, जिससे सिर्फ वो जमा की गई सब बातें करने पिछले हवेली आकर अक्सर जाया करता था। जो एक वाहिद थी उसकी अहमियत, जिसकी नज़र में उसकी गद्दी पर बैठने से मशतूर नहीं थी, जिसकी आंखों के दिए उसके नाम के साथ मेहरबानों का नाम सुनकर मध्यम पड़ने लगते थे। शीरी जिसकी निस्बत 5 साल कबल शाह सईद से उसके बड़ों ने तय की थी। शीरी जो मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जिसका एहसास वो वक्त रहते नहीं कर पाया था कि उसके लिए वो बस शीरी थी। उसे हमेशा शीरी ही रहना था, जो अपनी निस्बत ठहरने के बाद उसके लिए शीरी नहीं रही थी।
ان کی آخری ملاقات اسے یاد تھی آج بھی۔ یہ سعید اور شیری کے رشتہ ہونے کے ایک ہفتے بعد کا ذکر تھا۔ وہ پچھلی حویلی گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اندر قدم رکھتے ہی اسے شیری نظر نہیں آئی تھی۔ ماما صاحب سے مل کر بڑی اماں سے پیار لے کر وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس طرف نکل آیا تھا جہاں وہ بڑے باورچی خانے میں چوکی پر بیٹھا ساگ کے بڑے بڑے دیگچے لکڑی کے چولہوں پر ابلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوسری چوکی گھسیٹتے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کسی گہرے دھیان سے چوک کر اسے دیکھا تھا۔ مہران کو آج اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سے مختلف لگی تھی۔ آنکھ ساگ کے دیگچے کے پیندے تلے لگی تھی اور راکھ اس کی آنکھیں ہو رہی تھی۔ کہاں ہو؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ مجھ سے مبارکباد بھی نہیں لی تم نے۔ سعید تو بہت خوش ہے بھائی، ٹھیک بھی ہے، تمہارے جیسی اسے اور کہاں کوئی ملنی تھی۔ وہ اس کی راکھ ہوتی آنکھوں کو جانچتے بنا کہنے لگا تھا۔ تب اسے آنکھیں پڑھنی نہیں آتی تھی، آتی تو آج بھی نہیں تھی شاید، پر وہ آنکھیں اسے یاد رہ گئی تھی۔ کیسے بھولتا کہ وہ راکھ ان آنکھوں سے نکل کر اس دن سے اس کی اپنی آنکھوں میں آن بیسی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی تھی، جواباً کچھ بنا کہے بنا گھور سیاہ آنکھوں کی راکھ میں شکوے دبائے ہوئے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تم خوش ہو مہران؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ خوش ہی ہوگا، احساس کے عذاب تو اس کے پلو میں بندھے تھے۔ میں؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ مجھے گوا کر خوش ہو تم؟ یہ سوال تھا۔ تیر کی صورت کیوں کھپا تھا؟ چند لفظوں نے چہرے کو پرانے رنگوں سے دھو کر نئے سے رنگ دیا تھا۔ استحکام کا نارنجی رنگ، الجھن کا نیلا۔ یہ کیسی بات؟ وہ سنبھل نہیں پایا۔ میں انتظار کرتی رہ گئی تھی کہ تم کبھی تو سمجھو گے کہ محبتیں دوسرے سے کہے پر نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کی راکھ میں اب نمی سرایت کر رہی تھی۔ تم سمجھو گے کہ ہمارے درمیان جو تھا وہ محبت تھی۔ میں انتظار کرتی رہ گئی، تم نہیں سمجھے۔ وہ چوکے جھٹکے سے پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ کب؟ یہ اس کے لیے انکشاف ہی تھا۔ اپنے جذبے بھی یوں خبر کی صورت افشا ہوتے ہیں انسان پر۔ وہ متحیر سا اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے دو، میں تمہیں اپنی آڑ میں خود سے حیرت بھرے سوال کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ خسارے اب تم اکیلے میں سمیٹنا۔ وہ بس ایک ہی آخری دفعہ یہ بات کر کے ہمیشہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، ایک آخری دفعہ، ورنہ وہ یہ خیال جھٹک نہ پاتی اور یہ غلط ہوتا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں سعید سے رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ابھی بھی کوئی قاعدے سے منگنی نہیں ہوئی ہے۔ میں بات وہ اب بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ شادی تو اسے مہربانوں سے کرنی تھی، تو پھر شیری کیا تھی؟ دوست؟ یہ محض دوستی تو نہ تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ میں یہ سب اس لیے اسے کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا۔ جو تھا ٹھیک تھا۔ اعتراض نہیں ہے تو مطلب تم بھی دوسرے کے کہے پر محبت کرنے کو تیار ہو۔ نہ جانے کیوں اسے شیری کی یہ بات چبھی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں منکر ہوتے بھی تانا لوٹا گیا۔ مجھے کرنی پڑے گی، میں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کرتا ہے کسی اور کے کہے بغیر، اپنی مرضی، اپنے دل سے، جیسی بانو تم سے شاید کبھی نہ کرے۔ اس سب میں خسارہ اٹھانے والی میں نہیں ہوں گی۔ اس کے کلام میں آج بس خساروں کا ذکر تھا اور نہ جانے کہاں سے جوڑی مضبوطی۔ مجھے بس دکھ ہے کہ یہ سب یک طرفہ نہیں تھا اور پھر بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اسے احساس سونپا گیا تھا بنا کسی تعلق کے، الزام کے۔ پر صحیح تم سے بہتر ہے، اسے کم از کم اپنے جذبات اور اپنی اماں صاحب کی خواہشات میں فرق کرنا آتا ہے۔ شیری؟ آواز اونچی نہیں تھی پر اس میں واضح تعریف تھی۔ ایک وہی تھی جسے اپنی سخت سی بوا صاحب سے ڈر نہیں لگتا تھا، جسے ان پر مہران کو یہ بنا دینے پر غصہ آتا تھا۔ ایک عرض تھی تم سے، تعریف کو کسی خاطر میں نہ لایا گیا تھا، اب اسے کیا پرواہ ہونی تھی۔ یہاں مت آیا کرو، مجھے سہولت سے جینے دو۔ اسے دکھ ہوا تھا، وہ کیسے سب ختم کر رہی تھی۔ وہ بھاری دل لیے کہاں جایا کرے گا پھر؟ میں نہیں آؤں گا تو تم گھر آ جایا کرو گی یا کہیں اور ٹکراؤ ہو جایا کرے گا، ایک ہی خاندان ہے ہمارا۔ اس نے جھٹلانا چاہا۔ نہیں ہوگا ٹکراؤ، میں تمہارے گھر نہیں آیا کروں گی، اب ہم نہیں ملیں گے مہران۔ وہ قطعیت سے کہتے رکی نہیں تھی۔ اس کے ارادے کوہکن کی کلائیوں سے مضبوط تھے اور پھر وہ واقع نہیں ملے تھے۔ اس نے پچھلی حویلی جانا نہ چاہتے ہوئے بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کے چند ہفتوں میں ہی شاہ عثمان کی وفات کے بعد اسے گدی سونپ دی گئی تھی۔ ماما صاحب کو لگتا تھا وہ گدی پر بیٹھ کر مغرور ہو گیا ہے، اب ان کے گھر نہیں آتا۔ وہ وہاں جا کر اب کیا کرتا؟ 3 سال قبل شیری اور سعید کی شادی ہو گئی تھی، جس میں اس نے بس مہمان خانے تک محدود رہ کر ہی
शिरकत की थी। वो ठीक कह रही थी, वो उसे फिर कभी नहीं मिली थी। उसने भी उसे जालियों से नज़र आते औरतों के झुरमुट में खोजना तर्क कर दिया था। वो पीछे रह गई थी और उसकी तरजीहात आगे आ गई थी। अपनी जगह का तहफ़्फ़ुज़, इलेक्शन, मेहरबानों से शादी, मेहरबानों जिसके इनकार ने उसकी आना को ज़ख्म दिया था, और बस रहबर से उस दिन की मुलाकात के बाद वो खामोश हो गया था। बहुत हद तक दस्तबरदार भी, और इस दस्तबरदारी ने रहबर के सामने अहानत के एहसास के अलावा कोई एहसास नहीं झुकाया था। मेहरबानों कहीं नहीं थी, खसारे की सूरत भी नहीं, और जो थी उसका कहीं भी होना बनता नहीं था। दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक ने ख्यालात के धागे तोड़े। आ जाओ। चेहरे से बाजू हटाया, दोनों हथेलियों के चेहरे दबाते, तासुरात मामूल पर लाते सीधा हो बैठा। दरवाजे पर मुनीर था। साहब, शाहवड़ी बीबी साहब ने आपको पिछली हवेली बुलाया है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फ़ोन न जाने कहाँ था उसका, शायद चार्ज पर। क्यों? पहले अम्मा साहब खुद गई, अब उसे बुला रही थी। ये मामूल तो नहीं था। वो शाह सईद के घर वाली गुजर गई है। उसके चेहरे ने रंग छोड़ा था। ये कैसा जुमला था? कितना करी, कैसा मकरवा, काफूर की बू में लिपटा हुआ। क्या कह रहे हो? खड़े होते वो इतने गजब से धारा था। मुनीर सहम कर उल्टे कदमों पीछे जाते दहलीज से टकरा कर गिरते गिरते बचा। कौन सईद? पिछली हवेली में कितने सईद थे? फिर भी पूछा। वो कैसे यकीन कर लेता? शाह अकरम के सईद के वालिद का हवाला मुनीर हैरान होते दे रहा था। क्या आज साहब शाह दिन में ही? उसे कैसे कुछ उसके हाथों बेटा हुआ था आज? अब उस पर वहशत तारी हो रही थी। आज ही तो वो उसे इतने वक्त बाद इतनी शिद्दत से याद आई थी। आज ही तो वो हकीकतन खसारे गिनने बैठा था। फरीदा कह रही थी कि जच्चगी के बाद के किसी पेचीदगी के सबब मौत। मुनीर की आवाज़ बमुश्किल काबिल समात थी। उसने मेहरान को ऐसा कभी नहीं देखा था। वो बिना खड़े के नंगे पैर बाहर की जानिब लपका। अब हम नहीं मिलेंगे मेहरान। हर कदम के साथ उसके अल्फाज पैरों में लिपट रहे थे। ये खसारे अब तुम अकेले समेटना। एक तवील गम के साथ उसने हवेली के दहलीज फैलांगी थी। मुझे दुख है कि ये सब एक तरफा नहीं था, फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया गया। वो जेब में जीप की चाबी टटोल रहा था। वो मिलकर नहीं दे रही थी। शायद ज़मीन काँप रही थी, या शायद उसके हाथ। मैं इंतज़ार करती रह गई, तुम नहीं समझे। मुनीर उसके जूते भागते हुए लाया था, अब उसके सामने रख रहा था। जूतों के चमकते चमड़े से उसे गोलियों से भरा वो कारतूस का चमड़े का थैला याद आया था, जो वो उसके लिए चमका कर रखती थी। अब हम नहीं मिलेंगे। जूते पहनते वो छलांग की सूरत जीप में ड्राइविंग सीट की तरफ से सवार हुआ था। मुनीर जो अपनी तरफ के दरवाजे से सवार हो रहा था, गाड़ी के जन की आवाज़ से अपने सामने से निकलने की जख्मी होते होते बचा था। उसकी जीप अब नज़र से दूर होती जा चुकी थी, बस उसकी उड़ाई हुई धूल रह गई थी। रात सियाह थी, इतनी सियाह के जिसके बाद बस सफ़ेदी फूट पड़ती है। खुली खिड़की की जाली से अंदर झाँको तो ये रहबर का कमरा था, जहाँ वो खिड़की की जानिब पीट करके करवट के बल गहरी नींद में था। बंद आंखों के पार शायद किसी ख्वाब का मंजर था, जिसमें बहुत दूर से आती आवाज़ खलल डाल रही थी, जैसे कोई सायरन हो या बेबुल मौसीकी। अब धुन करीब होती जा रही थी, बहुत करीब। ख्वाब के मंजर गड़बड़ होने लगे थे। उसकी आंख झटके से खुली। चंद लम्हे लगे उस वक्त को यूं आंख खुलने का सबब समझने में। उसका फ़ोन बज रहा था। करवट बदलते उसने साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाया, जिसकी स्क्रीन सियाह थी और जो किसी मुर्दे सा खामोश था। आवाज़ अब भी आ रही थी। फ़ोन वहीं रखते उसने साइड टेबल के दराज खंगाला। एक फ़ोन वहाँ भी रखा था। वो छोटा सा बटनों वाला भद्दा सा फ़ोन था, जो बहुत मध्यम सा जगमगाता सा उसे जल्द मिल गया। उस फ़ोन पर बहुत कम लोग का कॉल करते थे। चंद हसास सोर्सेज थे और एक कासिम था, और बस। उस फ़ोन से चंद हफ्तों कबल मौसूल हुई उस आखिरी कॉल पर मिली उस आखिरी खबर ने उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़हनी सेहत क्या कुछ मुतासिर नहीं किया था। उसके बाद उस पर कोई कॉल नहीं आई थी। कॉल उठाते, कान से लगाते, वो टेक लगाते उठ बैठा और दूसरी तरफ से कही गई बात सुनते झटके से बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया। लैपटॉप बैग से कुछ बड़े थैले में बहुत उजलत में ज़रूरत का कुछ सामान ठूसते, चेहरे पर चंद पानी के छपाके मारकर वो मुतहरसा अगले 5 मिनट में अपने अपार्टमेंट की दहलीज लांघ रहा था। उसका स्मार्टफोन उसके करवटज़दा खाली बिस्तर के पास ही खामोश पड़ा था। वो साथ सिर्फ वो भद्दा सा फ़ोन ही ले गया था। रात ऐसी थी जैसा उसके बाद कोई रात फिर कभी नहीं आएगी। रात दुआ के समझ सी थी।
رات کے اس مخصوص پہر مہربانوں کی آنکھ معمول ہی کی طرح کھلی تھی۔ پچھلے 2.5 سال سے اپنا معمول شاہ علی کی گمشدگی کی رات سے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا۔ تہجد کا قریب رکھی سیاہ چادر کندھے پر ڈالتے اس نے پلنگ سے پاؤں لٹکاتے چپلوں میں پھنسائے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پار رات ٹھنڈی تھی، بنا چاند کے نیلی نرم روشنی سے ٹھہرتی ہوئی۔ رات ایسی تھی جیسے اس کے بعد اب کبھی دن نہیں نکلے گا۔ رات پستاؤں کی سیاہی سی تھی۔ ہجرا شاہ مختار کے پچھلی حویلی سے اس پہر جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ وہاں عورتوں کے جنازے رات کے سیاہی میں ہی اٹھتے تھے۔ میت کے ساتھ خاندان کے مرد حویلی سے نکل کر درگاہ کی سمت گامزد تھے جہاں نماز جنازہ پڑھائی جانی تھی۔ وہ جو دیوانہ وار بھاگتا آیا تھا حویلی کی دہلیز پر ہی جھٹکے سے رک گیا تھا کہ پیروں میں کسی کی عرض کی زنجیر کھینچی تھی۔ وہ اندر نہیں جا پایا تھا اور اس مختصر سے قافلے میں سب سے آخر میں شکستہ پا شامل ہوا تھا، اس مسافر کی مانند جو کارواں کے عقب میں پیچھے رہ جانے والا مال و متاع سمیٹنے کو چلتا ہے۔ فرق بس یہ تھا کہ یہاں اب اس کے سمیٹنے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میت کے ساتھ چلنے والے قافلے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر رک رہے تھے، اسے آگے چلنے کا موقع دے رہے تھے۔ کچھ کو چہرہ جھکائے اس نے آگے چلنے کا اشارہ کیا، کچھ کا رکنا محسوس بھی نہ کر پایا۔ پچھلی شب بارش ہوئی تھی، زمین گیلی تھی، قافلے کی گیلی مٹی سے بنے نقش جیسے زمین کے بجائے اس کے دل پر بن رہے تھے، ایسے نقش جو انمٹ تھے، آبدی تھے۔ رات ایسی تھی جیسے اندھیرے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہو۔ رات امید کی روشنی سی تھی۔ اسی رات میں میلوں دور ریور کی گاڑی چھاؤنی کی چوکی پر کھڑی تھی۔ وہ وہاں تعینات سپاہیوں کو اپنا تعارف اور آنے کا مقصد بتا رہا تھا۔ بیگ پیسنجر سیٹ پر دھرے، ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس، کچھ الجھے سپاٹ تاثر کے ساتھ اس کے متعلق انہیں بریفنگ دی گئی تھی۔ ایک سپاہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتا، اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر رکھتا، اس کے برابر آ بیٹھا اور آگے اسے کہاں جانا ہے کے متعلق سمجھانے لگا۔ رات جو ختم ہونے کو تھی وہ اب کھڑکی پر آ کھڑی سیاہ چادر نماز کے انداز میں اوڑھ رہی تھی۔ چند آبی موتی اب بھی چہرے پر پھسل رہے تھے۔ نگاہ تاحد نظر آتے آسمان پر تھی اور اس کی گہری نیلاہٹ مائل سیاہی پر بھی۔ آنکھوں کا حسن ویسا ہی تھا جیسا دل پسند شخص کی آنکھوں کو غیر دستیابی سے ہو جاتا ہے، پیاروں کی گمشدگی سے ہو جاتا ہے۔ رات جو اب تابدر رہنی تھی صفحہ بن گئی تو وہ بہت خاموشی سے سب سے آخری صف میں شامل ہو گیا۔ سب سے آخری؟ اس کی زندگی میں بھی تو اس کی یہی جگہ تھی جو اس نے اپنے لیے چنی تھی۔ نماز کے لیے نیت باندھتے وہ ساتھ بھر کو ٹھٹکا۔ کیا وہ اس کا یہاں موجود ہونا پسند کرتی؟ اور پھر نیت باندھ لی اس کے لیے دعا کرنے سے تو وہ بھی اسے محروم نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی ایسی الوداعی دعا جو زیادہ بننی تھی۔ اتنا حق تو اسے حاصل تھا، بس اتنا حق حاصل تھا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ قافلہ مختصر آبائی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات جو رات بھی تھی اور صبح بھی۔ اس نے برابر میں بیٹھے سپاہی کے کہنے پر 15 منٹ بعد آئی ایک عسکری عمارت کے پاس گاڑی روکی۔ وہ سپاہی اسی عمارت کے اندر ایک افسر کے دفتر تک پہنچاتا پلٹ گیا تھا۔ آگے کا سفر اسے اس فوجی افسر کے محیط میں کرنا تھا۔ انہیں جو حکم تھا وہ بس وہی پورا کر رہے تھے۔ اسے پوری بات بتانا انہیں جاری کردہ حکم کا حصہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے جیسا کہا جا رہا تھا کر رہا تھا۔ سوال آج وہ عادت کے برخلاف نہیں کر رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے، کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ منٹوں بعد وہ اسی عمارت سے ملحقہ میدان پر موجود ہیلی پیڈ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے جہاں ایک ملٹری سبز ہیلی کاپٹر اڑان کو تیار کھڑا تھا۔ وہ اسی افسر کے اشارے پر اس ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا جہاں ایک اور افسر اس کے انتظار میں پہلے ہی موجود تھا۔ سواری اب اڑان بھرنے لگی تھی۔ اسے کسی نے اب بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی منزل کیا تھی۔ خیالات کا در وہ بہت سختی سے بند کیے ہوئے تھا کہ اسے وہاں رہنے دیا تو ذہنی حالت بگڑنے کا خدشہ تھا۔ رات جو ایک آخری بار آئی تھی، کھلی کھڑکی سے جھانکتی رات کے سائے میں بچھی جائے نماز پر موجود وہ لڑکی سجدہ ریز تھی۔ وقت لمحوں کی صورت بوند بوند پگھلتا جا رہا تھا اور اس سجدے کو طوالت دان کرتا جا رہا تھا۔ وہ سجدہ جس میں اسے باپ یاد آتا تھا وہ یوں ہی طویل ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا کون سا سجدہ تھا جس میں اسے باپ یاد نہیں آیا کرتا تھا؟ جائے نماز اس کی پیشانی تلے اس کی آنکھوں کی جگہ سے بھیگتی جاتی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس نے اب تک جذب کیے ہوں، حساب رکھ ہی کون رہا تھا؟
कौन रख सकता था, पर कोई एक तो था जो हिसाब रखता था, हर आंसू का, हर सिसकी का, हर सजदे का, उसकी तवालत के एक एक लम्हे का। रात जैसे हर सुबह आना था। गोरकन के खोदी गई ताज़ा कब्र के गिर्द एक छोटा सा हुजूम जमा था। वो उस हुजूम से कुछ फासले पर खड़ा मजमे के एन दरमियाँ होती कार्रवाई देख रहा था। रात की नमी उसकी आंखों में भी थी, आंखें जो पथराई जाती थीं, निगाहें जो पिघलती जाती थीं। शाह सईद सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ कब्र के अंदर खड़ा था और शाह अहमद शीरी का भाई कब्र के किनारे खड़े झुककर उसे अपने बाजू में थामा कफन में लिपटा वजूद बहुत एहतियात से थमा रहा था। तासुरात उसके चेहरे के बीच सईद से बहुत मुख्तलिफ नहीं थे। अहमद के हाथों का खालीपन और सईद की आंखों में बसा तन्हाई का कर्ब दोनों मेहरान से किसी आसिफ की मानिंद आ लिपटा। उसे उस गड्ढे में उतार दिया गया। कब्र पर पहली मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी गई। गीली मिट्टी की बू उसके नथनों से टकराई, उसके जर्रे आंखों में छटने लगे। वो वहशत ज़दा सा 2 कदम पीछे हटा और साकित हुआ। उस जगह की मिट्टी में जो अब उस एक हस्ती के मुस्तकिल कयाम गाह थी, उसके पैर धंसते थे। रात जो अलविदाई थी। हेलीकॉप्टर न जाने किस जियोग्राफी खित्ते से होता हुआ किस सिमत महू परवास था, वो गैर मुतजस्सिस था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद रफ्तार सुस्त हुई और रुख ज़मीन की जानिब हुआ। वो लैंड कर चुके थे। हेलीपैड के इर्द गिर्द की मस्नूई रोशनी में उसे आसपास के सुरमई पहाड़ नजर आए, जैसे कोई वादी हो, शायद शुमाली इलाका जात का कोई शहर। नीचे उतरकर वो कुछ कदम ही चले थे जब उसे कासिम अपनी सिमत आता नजर आया। वो गलत था, ये शुमाल नहीं जनूब था, क्वेटा था। वो उसके करीब आते ही उसके गले लगा। ये छावनी का इलाका था। यहाँ वो पब्लिक प्रोसीजर जैसी एहतियात नहीं बरत रहा था। चंद आखिरी फॉर्मेलिटीज़ थीं जिनके लिए तुम्हें जहमत देना पड़ी। डीएनए सैंपल, और अगर तुम उनका ब्लड ग्रुप बता सको। कदम ब कदम चलते कासिम उससे मुखातिब था। तुमने कहा था कि कुछ भी नहीं बचा। हाँ, पर साइट के इतने दिन के फॉरेंसिक तफ्तीश के बाद जो थोड़े बहुत सैंपल मिले हैं, उनकी तस्दीक ज़रूरी है। फॉर्मेलिटी जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें 2 दिन रुकना पड़ेगा। डीएनए रिजल्ट में 48 घंटे कम से कम लगते हैं। हाँ, ब्लड टेस्ट अभी आधे घंटे में कंफर्म हो जाएगा। वो सर हिला गया। आवाज़ रुन जाने का खदशा था। आई एम सॉरी। कासिम को अफसोस हुआ। तुमने बहुत किया है कासिम। भारी सी आवाज़ में उसका शाना थपथपाया। दिन जो सजा था। अब नीली रोशनी मध्यम होती स्याही पर गालिब आ रही थी। उसके तहज्जुद से फजर जाए नमाज पर हो जाती थी। आज भी यही हुआ था। हाथ उठे हुए थे और उसमें अश्क बूंद बूंद गिरते थे। लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे, बेमायने। उसकी दुआ क्या थी वो जानता था। दिन जो सज़ा था। उफ़क़ पर नीला हट फूटी तो सब वापसी को रवाना हुए। हजूम अब छट रहा था। सबके कदमों में उसलत थी। फजर छूट रही थी। वो वैसे ही खड़ा रहा था। वो यहाँ आबद ऐसे ही खड़ा रह सकता था। एक और शख्स भी था जिसके कदम वापसी को सबसे आखिर में पलटे थे। वो सईद था। सर झुकाए गुजरते हुए वो उन कदमों को देखकर रुका जिनका पलटने का कोई इरादा न लगता था। सर उठाया। वो मेहरान था जिसकी नज़रें उस ताज़ा बनी तरबत पर जमी थी जिसमें अभी उसने अपना दिल दफनाया था। उसकी आंखें कहती थीं कि उसका भी बहुत कुछ वहाँ दफन हुआ था। झील बनी आंखों में अचानक ही तागियानी आई और उसने बढ़कर सामने खड़े उस शख्स को गले लगा लिया। वो सईद के इस अमल पर किसी ट्रांस से चौंका था। सईद का हर अंदाज बताता था कि वो आगा था। ये कैसे आगाही थी जो मुकाबले के बजाय गम बांट रही थी, जिसमें जलन का साया तक ना था। हाथ खाली रह जाए तो कैसा मुकाबला और कहाँ की जलन। मेहरान ने भी अपने हाथ सईद के गिर्द बांधे। किसी ने तो उसका गम भी पहचाना था, उसे भी पर से लायक समझा था। उसे भीजता वो अलग हुआ तो दोनों के अश्क रवा थे। सईद एक हाथ से मेहरान को कंधा थपथपाता, दूसरे से अपनी आंखें रगड़ता आगे बढ़ गया था। ये तख्लीके की बात थी जिनमें गुफ्तगू आसाफी था। जो जा चुकी थी वो बेहतरीन शरीक हयात थी। उन 3 सालों की रफाकत में वो उसके किरदार की कसम अपनी जान के एवज खा सकता था। शुरू में वो मुखलिस थी, वफादार थी, और फिर गुजरते वक्त में उसे उसकी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी। वो खुश थे, वो बचपन से साथ थे। मेहरान और शीरीन की दोस्ती कोई मख्फी राज नहीं था, सब जानते थे। उनकी मंगनी के बाद से मेहरान का अचानक ही घर आना, तर्क कर देना,
शेरी का उसके जिक्र से गुनाह की तरह बचना उसे समझ आ गया था। वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। वो गया था शेरी के पास अपने खर्चे की लेकर कि अगर ऐसा है तो वो हट जाएगा बीच से, जिस पर उसने कहा था जिन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं उनके लिए कुर्बानियां नहीं दी जाती, और तुम उसे मेहरान से गर्ज ही कब था। ऐसे लोगों के लिए इंतज़ार भी नहीं किया जाता और ना जज्बे संभाले जाते हैं। और शेरी ने वाकई अपने जज्बात नहीं संभाले थे। गुजरे सालों में उसे सौंप दिए थे। वो साथ बहुत खुश थे और मेहरान उसके लिए उसे सिर्फ तरहम महसूस होता था कि उसने क्या खो जाने दिया, वैसा तरहम जैसा आज शेरी के चले जाने के बाद उसे अपने लिए महसूस हो रहा था कि उसके हाथ से क्या खो गया। शायद कुछ कम अज़ कम उसकी खाली हथेली पर काश से शुरू होती हुई कोई इबारत नहीं खुदी थी। उससे महबूब कुदरत ने छीना था, ना कि उसके अपने अमाल ने। सुबह जो दायम रहने को कायम की गई थी, कासिम उससे शाह अली का ब्लड ग्रुप पूछ रहा कर उसे एक इंतज़ार का नुमा कमरे में बिठाकर चला गया था, ये कहकर के वो कुछ देर में तस्दीक करवा कर वापस आ रहा है। खिड़की के पार बाहर अब परिंदे चहचहा रहे थे। कमरे में उसके अंदर बस सन्नाटा था। वो कुर्सी पर बैठा सर पीछे को ढलका कर घुटने पर पाँव रखकर उसे हिलाने लगा। मुसलसल हिलता पाँव अंदर के एस्तराब की निशानी था जो वो चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रहा था। जिंदगी जब सिमट कर यूं प्यारों के बाकियात की तस्दीक और लाशों की पहचान जैसे नुक्तों पर आकर थम जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है? बस सन्नाटे, दबीज, उम्मीद, सन्नाटे और इस्तराब। वक्त के चाल के एहसास से मावरा वो आधे घंटे बाद भी उसी अंदाज में बैठा था जब कासिम दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कागज़ था। रहबर, उसने आवाज़ पर सर उठाया। रिजल्ट आ गया है, आ जाओ। वो दरवाजे से उसे बुलाता वापस पलटा। उन्हीं सपाट तासुरात के साथ वो कासिम के कहे पर कमरे से निकला। एक तवील राहदारी में चलते हुए वो फिर हम कदम थे। इर्द गिर्द दरवाजे ही दरवाजे थे। एक दरवाजे के पास कासिम रुका। रहबर ने भी उसकी पैरवी की। रहबर के सिमत रुक करते हाथ में मौजूद कागज़ उसे थमाया। रहबर ने एक पल को सोचा ज़रूर कि ब्लड टेस्ट का रिजल्ट वो उसे वहाँ कमरे में भी बता सकता था। तय लगा कागज़ खोलकर सीधा करते उसे ब्लड ग्रुप टाइप सबसे ऊपर लिखा नज़र आ गया था। AB नेगेटिव, वही जो उसने बताया था, अली चाचा का ब्लड ग्रुप। मुझे लगा पहले तस्दीक हो जाए, ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर। रहबर ने सफ़े से सर उठाया। कासिम कुछ कह रहा था जो वो कागज़ की तहरीर के शोर में सुन नहीं पाया था। मैं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उम्मीद देकर तोड़ना नहीं चाहता था। कम अज़ कम अभी तुम्हें बताने से पहले 80% तस्दीक ज़रूरी थी। वो अब भी उलझे नज़रे से उसे देखता रहा। न जाने कासिम क्या कह रहा था। कासिम ने गहरी सांस भरते सामने मौजूद बंद दरवाज़ा को धकेल कर खोला। लॉक खुल गया था तो हाथ से दरवाजे की पटवा करते वो एक कदम अंदर आ गया। ये पुरानी इमारत थी जिसमें हस्ब ज़रूरत नई टेक्नोलॉजी नस्ब की गई थी। रहबर अब भी दहलीज के बाहर की तरफ खड़ा कासिम ही को देख रहा था। आपकी तस्दीक हो गई? इस दफ़ा रहबर ने कमरे के अंदर झांका कि कासिम उससे मुखातिब नहीं था। वहाँ कोई शख्स एक कुर्सी पर बराजमान था जिसका रुख दूसरी सिमत था। अकब से बड़े बालों और दाढ़ी में घिसी हुई कमी शलवार में मलबूस, जिसके पांचे टकने से ऊपर थे। वो शख्स एक बहुत ही मखसूस किस्म के होलिये में था। ऐसा होलिया जिसे खौफ खाया जाता रहा था। वो शख्स कासिम की आवाज़ पर कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत इत्मीनान से पलटा। अगले लम्हे रहबर उस्मान के लब सरगोशी में नुमा हुए। अली चाचा। ये छावनी ही के एक हॉस्पिटल का कमरा था जहां उस वक्त मरीज के पलंग पर शाह अली लेटे हुए थे और दीवार से लगी वाहिद कुर्सी पर रहबर नशिस्त पजीर था। जिस दिन उस लादिम गिरोह के ठिकाने पर रॉकेट फायर हुए थे, उससे एक रोज़ कबल रात के अंधेरे में गिरोह का सरबराह चंद लोगों के साथ शाह अली के लिए कचरात की सिमत रवाना हुआ था। इरादा शाह अली के बदले बॉर्डर क्रॉस करने दिए जाने का मुआहदा करने का था। जब तक वो उस तवील जगीरा फाई खत्ते को पार करते तो बाईदार अल हुकूमत से
मुलका उसे कस्बे नुमा शहर पहुँचते तब तक ठिकाना तबाह हो चुका था। इतने दिन किसी नान की दुकान की ज़ेर ज़मीन कमरे में रहते पीछे रह जाने वालों से राब्ता करने की कोशिश में गुजरे, इस बात से बेखबर कि पीछे कोई बचा ही नहीं था राब्ते को। 15 दिन बाद 2 लोग बाहर से खबर लाए कि ठिकाना तबाह हो चुका है और उसका लादिम तहरीक के इस स्प्लेंडर ग्रोह को रॉकेट हमलों के बाद ख़त्मशुदा करार दे दिया जा चुका है। चंद मज़ीद दिन कर बैठने का इंतज़ार किया गया और फिर वो चंद लोग जो अब तक उस सियासतदान को बतौर लेओस उस तामाल कर रहे थे, उन्होंने वो लाइबिलिटी लगने लगा। उन्हें अब यूँ भी मुर्दा समझ लिया गया था। वो अब पूरा गिरोह नहीं, चंद लोग थे जो बआसानी महाजरीन और स्मगलर्स में छुपकर बआसानी सरहद पार कर सकते थे। ऐसे में एक मशहूर चेहरा जो तलाश गुमशुदा की फहरिस्त में सबसे ऊपर हुआ, उसके साथ सफ़र नुकसानदेह था। एक महाजिर को उतने पैसे दे गए वो 3 दिन ज़ेरे ज़मीन कमरे में शाह अली की निगरानी करें और फिर उन्हें जाने दें। इस दौरान वो लोग सरहद पार कर चुके होंगे। उस मकामी ने ऐसा ही किया था। तीसरे दिन शाह अली को सुबह का नाश्ता देकर 1000 का नोट थमाकर जाने दिया था कि जहाँ जाना है जाओ, और खुद ये जगह छोड़कर फिर उन गुंजानाबाद महाजिर कैंपों में से किसी एक में लौट गया। 1000 के किराए में वो करीबी छावनी तक बमुश्किल पहुँचे। ये आसान हल लगा कि इतने अरसे बाद ना उनके पास फ़ोन था और ना उन्हें किसी का नंबर याद रहा था कि वो राब्ता करते। चौकी पर तैनात सिपाहियों को अपनी बाबत बताया, यूँ उन्हें पकड़कर एक तरफ बिठा दिया गया। आधे घंटे बाद एक अस्करी गाड़ी बड़ी ओहदे के फौजियों से भरी हुई वहाँ पहुँची और उन्हें अपनी तहवील में लेती उस इमारत ले आई थी जहाँ वो रहबर से मिले थे। वहीं उन्हें कासिम मिला था, जिसे उन्होंने पहचान लिया था कि वो रहबर का स्कूल का दोस्त था जो बचपन से उसके घर आ जाया करता था। कासिम को देखकर वो मुतमईन हो गए थे। गो के कासिम उन्हें पहचानता था, तब भी प्रोटोकॉल उनकी मजबूरी थी। तभी उनके तफसीली बयान रिकॉर्ड कराने के बाद बहुत हद तक तस्दीक करके ही उसने रहबर को बुलाया था। जब तक DNA टेस्ट का रिजल्ट आता तब तक रहबर कासिम से इसरार करके शाह अली को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले आया था। 2.5 साल ने जैसे उन्हें उम्र के 10 साल आगे धकेल दिया था। वो 57 के थे और 67 के मालूम होते थे। अभी तक किए जाने वाले मुआयने ने बताया था कि उन्हें इस अरसे में 1 दफ़ा दिल का दौरा पड़ चुका है। शुगर बॉर्डर पर थी और उसके अलावा एक्सरे के मुताबिक बाजू एक पसली की हड्डी टूटकर जुड़ चुकी थी। अमकान यही था कि यह भी खुद ब खुद महीनों की अजियत के बाद ही जुड़े होंगे। जिस्म पर ज़ाहिरी जख्म के निशान किसी ने नहीं गिने थे कि उनकी बहुतात थी और वो सब अब बस निशान ही थे। रहबर मुट्ठी पर होठ रखे उन्हें पलंग पर लेटे न जाने कब से देख रहा था। क्या देख रहे हो? बाजू आंखों से हटाते वो उठ बैठे। आप जानते हैं, पिछले 3 हफ्तों से मैं आपके लिए हर रोज़ फातिहा पढ़ता रहा हूँ। उसे दर्ज करने में अब भी दिक्कत हो रही थी कि जो पहाड़ सा गम वो हफ्तों से उठाए फिर रहा था वो रुई जितना वजनी भी नहीं रहा था। तुम्हें क्या अपनी फातिहा के ज़ाया जाने का अफसोस है? उसने उनके जवाब पर सर झटका। चाचा भी बस वैसे ही थे अब भी। वो चची को देखता था और मेहरबानों की ज़बान की काट पर हैरान होता था। आज उतने अरसे बाद चाचा से गुफ्तगू ने जैसे याद दिला दिया था कि उनके अलावा वो ये सिफत और कहाँ से चुरा सकती थी। बच्चों को कैसे संभाला तुमने? और हलीमा? वो आगा थे कि उन्हें मुर्दा समझ लिया गया था। उन्हें नहीं पता। हाथ सीने पर बांधते वो कुर्सी पर वो पीछे होते टेक लगा गया था। इस हफ्ते महरजान के इम्तिहान थे। उसके बाद इरादा था बताने का। अच्छा क्या ना बताकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। वाकई वो सोचना भी नहीं चाहता था कि ये खबर अगर वो उन्हें उस वक्त बता देता तो क्या होता। तुम अब भी वैसे ही हो। अब वो रहबर का चेहरा बगौर देख रहा था। उस वक्त रहबर के खुद के लिए लाए गए वाहिद शलवार सूट में मलबूस थे। सर और दाढ़ी के सुरमई बाल रहबर ने हॉस्पिटल आने से कबल ज़बरदस्ती तराशे थे कि वो उन पर से गुजरे सालों का हर निशान मिटा देना चाहता था। कैसा? हम सबसे गुरेजा जिम्मेदारी के नाम से बिदकते हुए। आपके इस एडवेंचर ने ये अय्याशी कहाँ जारी रखने दी? अब भी तासुफ से सर झटका। 2.5 साल और खासकर गुजरे चंद माह उसने कैसे सिलोतले दबकर गुजारे थे, उससे किसी ने नहीं पूछना था। चलो कुछ तो भला हुआ मेरी गुमशुदगी का। वो लापरवाही से गहरी सांस लेते खिड़की पर जा खड़े हुए थे।
बाहर नीले आसमान के पसे मंजर में बादल और पहाड़ किसी पेंटिंग सा मंजर पेश कर रहे थे। रहबर उनकी गुमशुदगी से होने वाली उसकी भलाई पर जरूर रोशनी डालता अगर अगले लम्हे डॉक्टर मजीद मुआयने के लिए कमरे में दाखिल न होता तो। आज एक आम सा दिन था, वही मामूल की सुबह और रोज की रूटीन, कुछ भी तो नया नहीं था। और फिर कमरा इम्तिहान से निकलकर फ़ोन ऑन करने के 5 मिनट बाद रहबर की कॉल मौसूल हुई थी। वो उसे जल्द घर पहुंचने का कह रहा था, ये कहते हुए कि वो भी वहीं आ रहा है। मजीद ये कि अगर बानो जामा में है तो वो उसे भी बुला लेता है। बानो की आज क्लास नहीं थी, वो घर पर ही थी। वो उस उजलत पर परेशान हुआ था, पर फिर रहबर की मुतमईन आवाज़ में तसल्ली कराने के बाद कुछ इत्मीनान आया था। भाई के उस हुक्म के पीछे कार फरमा सबब से वो घर पर लॉन्ज में बैठे इनका इंतज़ार करते हुए भी ना वाकिफ था। आजीपुर इसरार हो रहे थे आज वो। गेट पर गाड़ी की आवाज़ पर वो खड़ा होता पोर्च तक आया था। कोई अजनबी गाड़ी थी जो गेट से दाखिल हो रही थी, यानी भाई बाय रोड नहीं आए थे। ड्राइवर सीट पर रहबर को ना पाकर उसने पिछली तरफ देखना चाहा। कार अब उसके ऐन सामने आकर रुकी थी और बाएं रुख से नज़र आती थी। मसला ये था कि पिछली सीट के शीशे सियाह थे जो अंदर झांकने नहीं देते थे। अगले लम्हे उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर रहबर उतरा। आज उसकी मुस्काती आंखों में कुछ नई सी झिलमिलाहट थी, मामूल से बहुत अलग। इतनी अचानक आप आए हैं, फिर आपकी कॉल? सारे शिकवा भाई से ही कर लोगे महरजाद? रहबर के गले लगते कहा जाने वाला महरजाद का जुमला एक और फर्द की आवाज़ की तपिश के सबब भाप बनकर हवा में तहरील हुआ था। चंद लम्हे की ताखीर से दूसरी सिमत के दरवाजे से वो शख्स उतरा था जो ख्वाब लगता था, शराब लगता था। महरजाद उस चेहरे पर नजरें जमाए झटके से रहबर से अलग हुआ, 2 कदम पीछे हटा। चेहरा हैरत की तासीर हुआ और आंखों की पुतलियों में दिखाई देता मंजर किसी ख्वाब की ताबीर। आज क्लास नहीं थी। वो इतने दिन बाद रंग और कलम लेकर टेबल पर बैठी थी। बिखरे कागजों पर हाफजा की एक मखसूस गज़ल के कई शायर लिखे थे। आज फिजा जैसे ज़ेर लब ये गज़ल गुनगुना रही थी, वो गज़ल जो गुमशुदा यूसुफ के कनान लौट आने की उम्मीद बांधती थी। तूफान फना में नूह की कश्ती बान होने की नवीद सुनाती थी। उसे उम्मीद चाहिए थी। नवीद भी नए सफ़े पर नए शेर का पहला मसरा लिखते उस एक आवाज़ के सबब कलम उसके हाथ में लड़खड़ाया था। कोई रो रहा था। आवाज़ बाहर से आ रही थी। कलम हाथ से छूटा। आवाज़ महजाद की थी। वो अनहोनियों के खदशों में घिरी झटके से उठी, रुख दरवाजे की सिमत किया और फिर एकदम रुककर खिड़की से सिमत आई जहाँ से पोर्च और बाकी से दिखता था। उस आवाज़ का सफ़र उस कमरे तक उस खुली खिड़की के जरिए तय पाया था। जाली के उस पार मंजर कुछ धुंधला लाता था। पोर्च में रहबर मौजूद था। वो कब आया? गाड़ियों के आधे घंटे के वक्फे से आने वाली आवाज़ों को उसने महरजाद और उसके दोस्तों की आमद के खाते में ही डाला था। वहाँ महरजाद था जो किसी तीसरे शख्स के गले लगा रो रहा था। बहुत ऊंची आवाज़ में इर्द गिर्द से बेगाना वो यूँ किसके गले लगकर बेचैनी से हाथ बढ़ाकर जाली वाली खिड़की खोली। अब सब वाजे था, बहुत वाजे। बाबा लफ्ज़ होठों पर ससराया। चादर सर पर लेते वो बाहर की ओर भागी और फिर दहलीज पर ही रुक गई। ये काली चादर ये उसने बाप के इंतजार में पहनी थी। उनकी गैर मौजूदगी पर गम के इजहार की अलामत के तौर पर झटके से वो सिया ओढ़नी अपने वजूद से अलग की और अलमारी की सिमत मुड़ी। अब वो हंसते रोते हुए कुछ झंझलाहट से अपनी अलमारी में सिया के अलावा किसी रंग की ओढ़नी ढूंढ रही थी। अंदाज में उसलत थी कि कहीं वो देर कर देगी तो खिड़की से देखा मंजर कहीं गुम हो जाएगा। वो खुद खरीदारी करती थी तो 2 पीस लेती थी कि दुपट्टे वो नहीं पहनती थी, पर जो कपड़े अम्मी लाती थी उनके दुपट्टे होते थे। उन्हें मेहरबानों को मुसलसल काली चादर ओढ़े देख हौल उठते थे। उनकी बेटी सुर्ख ओढ़नी की उम्र में सियाह रंग का ओढ़ती थी। इस ख्याल से दिल लरसता था। वो माँ थी और अपनी सी कोशिश के तहत उसके लिए अक्सर ऐसे कपड़े खरीदती थी जिनके साथ दीदा जेब दुपट्टे होते थे। उस वक्त मेहरबानों वही दुपट्टे ढूंढ रही थी जो इस्तेमाल में ना होने के सबब उसकी न जाने किस कोने में फेंके थे। आंखों से आंसू रवा थे। मुस्कुराहट होठों से मुसलसल शुक्र के कलमों का विर्द करते थे और आंखों में तलाश थी। चंद घड़ियों बाद उसे सबसे निचले कोने में वाले खाने में सब दुपट्टे तह की नज़र आ गए थे। सबसे ऊपर रखा दुपट्टा उठाकर उसकी तह खोली। वो सफ़ेद रंग का था जिस पर गुलाबी
और जामुनी रंग के फूल खड़े हुए थे। उसे सर पर ओढ़ती वो कमरे की दहलीज पे बेकरारी में भागते हुए पार कर गई थी। बाबा की लाडली को ओढ़ने बदलना याद रहा था, जूते पहनना नहीं। वो दोपहर के खाने की तैयारी के लिए किचन में थी। तबीयत आगे पीछे होती रहती थी, पर बच्चों के लिए खाना वो खुद बनाती थी। कम से कम कोई एक सालन। यहाँ शहर में उनके करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो काम ढूंढना निकाल करती थी। अभी भी माँ वन लड़की फर्श पर चादर बिछाए बैठी लहसुन और अदरक के ढेर छील रही थी, जिन्हें फिर पीसकर फ्रिज में रखा जाता था। लहसुन के जवे इजाफी भी थे कि उनका अचार भी बनना था। सालन में चमचा चलाता उनका हाथ दूर से आती आवाज़ पर रुका था। ये कैसी आवाज़ है कुलसुम? किचन में चलते हैं। एग्जॉस्ट फैन के सबब आवाज़ मध्यम थी। कोई रो रहा है शाबीबी? कुलसुम ने अदरक छीलते हाथ रोके, आवाज़ पर कान लगाए। शायद सहन से आ रही है। बदफोल ना निकालो मुँह से, मेरे सहन में कोई क्यों रोएगा? कुलसुम के झड़कने के बावजूद उसे इशारे से सालन दिखाने का कहकर वो आवाज़ के माखिज की तलाश में किचन से बाहर निकली। डाइनिंग हॉल से होते लाउंज में पहुंची और सहन में खुलते दरवाजे की सिमत हर बढ़ते कदम के साथ आवाज़ तेज होती जा रही थी। वो उनके सहन से ही आ रही थी और उनके बेटे की थी। दिल जो यूं भी पस्तियों में रहता था मजीद डूबा। वो पोर्च में खुलने वाले दरवाजे पर आ रुकी। दरवाज़ा शीशे का था और उस पार मंजर साफ देखता था। उनकी आंखों की पथराई सतह नम होने लगी थी, जैसे बंजर ज़मीन पर मीना बरसा हो। कुछ मनाजिर होते हैं उस मौजज़े पर कादिर। उन्हें पिछले 1.5 साल से मुसलसल बताया गया था कि अब उम्मीद अब थी वो उसे छोड़ दें। ये शख्स जो उनके रोते बेटे को खुद से लगाए खड़ा था, ये अब नहीं लौटेगा। वो अपनी असली ताबेदारी में उम्मीद छोड़ने लगती थी तो उनके बच्चे उनकी बंद मुट्ठी खोलकर उसमें उम्मीद ज़बरदस्ती दबाते थे। बच्चों की इस पराजियत मश्क से बचाने को उन्होंने मुट्ठी खोलना छोड़ दी थी। वो बंद मुट्ठी हब्स में उम्मीद चिंगारी सी दबी थी जो आँच देती थी, हथेली झुलसाती थी। वो वहीं साकित खड़ी थी जब मेहरबानो भागती हुई उनके करीब से गुजरती, दरवाज़ा हाथ से धकेलती पोर्च में निकली। रहबर की तवज्जो दरवाज़ा उस उसलत में खुलने ने खींची। शाह अली ने, जो अब तक महज़ाद के कंधे से आंखें टिकाए खड़े थे, सर उठाकर देखा। वहाँ उनकी बेटी खड़ी थी, मुतहर सी, बेयकीन सी, साकित सी। वो पलक तक नहीं झपक रही थी। वो उसी कैफियत में कदम कदम उनकी सिमत बढ़ी जैसे पानी पर चलती हो। होठों की हरकत बताती थी वो बेआवाज़ उन्हें बुला रही थी, जैसे पिछले 2.5 साल से बुलाने की आदी थी। महजाद अब भी बाप से लगा खड़ा था, इर्द गिर्द के हर एहसास से मावरा। उसके आंसू अब आवाज़ खो चुके थे। वो बाप और भाई से एक कदम की दूरी पर थी और साकित हुई। ये चेहरा जो उसे लगता था वो दोबारा नहीं देख पाएगी। वो इतने करीब से निगाहों को फिर मुआसिर था। उसका दिल किया वो भी महरजाद की तरह रो दे। वो रो रो कर उन्हें बताए कि उसने कितना इंतज़ार किया है, कितना ज़्यादा, कितना मुश्किल, और इस अमल में अपनी आवाज़ को वैसे ही आज़ाद हो जाने दे जैसे महरजाद ने हो जाने दिया। शाह अली ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ रखा, जैसे उसकी बेयकीनी जज्ब करनी चाहिए, अपने होने का यकीन सौंपना चाहा। मेहरबानों ने उस लम्स पर आंखें बंद कर ली थी, उसे महसूस करना चाहा। ये लम्स लौट आया था। ये लम्स अचानक जैसे सूरज की तपिश कम हो गई थी। उसके 2 हफ्ते कबल लगाए गए बीज उग आए थे। क्या किसी बेटी के सर पर बाप के दस्ते मोहब्बत से बढ़कर कोई ताज हो सकता था? उसके सर पर वो ताज लौट आया था। वो फिर तख्त पर बैठा दी गई थी। तख्त पर फिर बिठाए जाने ने तख्त से उतारा जाना याद दिला दिया। अपनी कलाई पर मेहरान की वो गिरफ्त, उसके पीछे घसीटते उसके नंगे पैर, उसका खुद पर उठता वो हाथ, दर बदरी, और वो रो दी। वो भी बाप के सीने से लगते रो दी, फूट फूट कर, पूरी शिद्दत से। हर बंद टूट जाने दिया, हर पहरा उठा लिया। वो उन दोनों को खुद में भींचे खड़े थे। उनके गिरते आंसू अपने कपड़ों में जज्ब होते महसूस कर रहे थे। कभी मेहरबानों के सर का बोसा लेते तो कभी महरजाद का, और ये करते उनकी नज़र दरवाजे के पार खड़ी अपनी शरीके हयात पर पड़ी। क्या वो जानते नहीं थे कि वो कितने छोटे दिल की मालिक थी, कितनी जल्दी घबरा जाती थी। एक साथ ज़िंदगी का सारा सफ़र उन्होंने उन्हें सबसे बचाते खुद में छुपाए गुजारा था। पिछले 2.5 साल उन्होंने कैसे गुजारे होंगे, ये एक ख्याल वो झटक नहीं पाए थे। नज़रें मिली तो बैन अग्न का गुफ्तगू छिड़ी, किसी खामोश साज सी। गुजरे दिनों की रोदाद, हिजरे की दुख, और अली ने यूं ही खड़े उनकी जानिब हाथ बढ़ाया। वो उनके रिवायती से ख़ानदान में बाकी मर्दों के
मज़दाक शरीक हयात से मोहब्बत या उनसियत जताने में आर महसूस नहीं करते थे। आज भी वो वैसे ही हाथ बढ़ाए खड़े थे। मोहब्बत गुनाह की मानिंद छुपकर जताना उन्हें नहीं आता था। वो दरवाज़ा खोलते उस बड़े हाथ को सिमट बढ़ रही थी। करीब आकर उन्होंने अपना हाथ उस बढ़े हुए हाथ में दे दिया। उस लम्स की तासीर ऐसी थी कि उनके नीला पर्दा जिस्म की धीरे धीरे रंगत बहाल होने लगी थी। इर्द गिर्द से आए जहर आलूद नस्तर अपना असर खोने लगे थे। अदम तहफ़्फ़ुज़ यूँ तहलील हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वो एक शख्स लौट आया था। दुनिया वीरान नहीं रही थी। अगले लम्हे उन्हें दोनों बच्चों ने उनके गिर्द हाथ बांधते उन्हें भी अपने साथ लगा लिया था। रहबर उन 4 लोगों को एक दूसरे से लगे किसी अकाई की तरह जुड़े एक दूसरे के अश्कों में भीगते देखता रहा। उन आंखों से रवा आंसू उसके दिल पर जमीन न जाने कितनी बोझलते धो रहे थे। हाफिज के अल्फाज उनके गिर्द मौजूद हवा के दोष में बहते आसपास थपकती सरगोशी की मानिंद गूंज रहे थे। गम मखूर, गम मखूर, गम मखूर। कमरा तारीख था और उसकी मौजूदगी के बावजूद वीरान लगता था, बिल्कुल उसके दिल की मानिंद। दरवाजे पर दस्तक मुसलसल थी जिसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। उसे नहीं मिलना था लोगों से, नहीं देखने थे उनके चेहरे। अगर वो एक चेहरा अब उसे कभी मुयस्सर नहीं आना था तो जब नहीं दी इजाज़त अंदर आने की तो आप कदीम लकड़ी का मुनकिश भारी दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला तो वो जो लेटे से कुछ वक्त पहले ही उठ बैठा था रुख मोड़ कर आने वाले पर कुछ बिगड़ा पर फिर अम्मा साहब को देखकर धीमा हुआ। आपने तो अभी कुछ और दिन वहाँ रहना था। उनका क़याम उस दिन के बाद से पिछली हवेली ही में था। कम अज़ कम पहली जमरात तक सब ने वहीं रहना था। हाँ, वापस आ जाऊंगी कुछ देर तक। काफ़ी लोग यहाँ भी आ रहे हैं ताज़ियत के लिए। मेरे पास तो आना पड़ा। वो मेहमानों से मिलकर एक गाड़ी को यहाँ स्टैंड बाय पर रखने का हुक्म देकर आ रही थी कि अगर कोई मेहमान ताज़ियत के लिए आए तो उन्हें पिछली हवेली ही लाया जाए कि वो बार बार आना जाना नहीं कर सकती थी। तबीयत कैसी है आपकी अब? वो फिक्रमंद थी। मुझे क्या हुआ है? रुख मोड़कर कुछ बेजारी से पूछा। 2 दिन से आपने कमरा नहीं छोड़ा। वो फरीदा के बताने पर परेशान हुई तो यहाँ आई थी। वो जिस कदर आजकल इलेक्शन के लिए भाग दौड़ कर रहा था, यूं अचानक कमरा नशिस्ती तशवीश में मुब्तला करती थी। थक गया हूँ मैं। मातमी सब बोझलपन हर हर्फ से टपका था। मैं ठीक हूँ। आगे बढ़कर उसके सामने होते मनव्वर ने उसकी पेशानी पर हाथ रखना चाहा जिसे मेहरान ने धीरे से झटक दिया था। ये अज़ाब जिस्म की नहीं थी। आप कैसी हैं? एक नज़र उनका चेहरा देखा जहाँ किसी इल्म की छाया वो नहीं ढूंढ पाया हमेशा की तरह। वो अपने मामूल के हुलिये में थी। कीमती लिबास, हाथों में भारी कंगन, कुछ और जेवर जो वो हमेशा पहने रखती थी। लिबास और गर्दन में ममासिल अकड़ा। दुखी तो नहीं होंगी आप? आपको तो वो यूं भी पसंद नहीं हुआ करती थी। वो आज कह बैठा था। शिकवा होठों से खुद ब खुद फिसला। भतीजी थी वो मेरी, मेरे खालिक की बेटी। मुझे कैसे दुख? मेहरान रवानी में कहते कहते ठिठकी। हैरत से लबवा रहे। ये आप? उसका सता हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें, 2 दिन की कमरा नशिस्ती। वो दंग रह गई थी। आप शिरीन की वजह से? उस वक्ती दोस्ती ने आप पर इतना असर? बमुश्किल लफ्ज़ जोड़े पर बेरब्त जुमला दरमिया में ही अचक लिया गया। क्या वो सिर्फ दोस्ती थी? काश वो सिर्फ दोस्ती होती और बेखबर तो आप भी नहीं थी। वरना वो क्यों नापसंद होती आपको? आप डरती थी कि कहीं वो सरापे सवाल होता उठ खड़ा हुआ था एन उनके मुकाबिल। सईद की बीवी थी वो, आपको जेब नहीं देता। मेहरान के आप यूं। उसकी ऊंची आवाज़ के जवाब में उनकी सरजनिश पुस्त थी पर उस दफ़ा वो मस्जिद भी भर गया था। आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। अब भी, आज भी अगर मुझे ये शौक जेब नहीं देता माँ तो फिर क्या जेब देता है? मोहब्बत से मुंह मोड़ना जेब देता है? मुझे ये इस लड़की के 100 दफ़ा मेरे मुंह पर इनकार करने के बावजूद उसके पीछे जाना जेब देता है। रहबर की तादीब, मेहरबानों का इनकार। आज हर चीज़ से हटकर वो खुद उससे दस्तबरदार हो रहा था। दिल मेहरबानों के साथ का ख्वाह ही कब था। उसकी बात अब भी जारी थी। वो गद्दी जेब देती है जिसके पाए रेत के बने हैं और जिस पर नाम किसी और का खुदा है, या छोटे से छोटा काम खुद खड़े होकर करना जेब देता है। बेएतबारी जेब देती है मुझे, या अदम तहफ़्फ़ुज़? बताएं माँ, मुझे क्या जेब देता है? आज आप मुझे बता ही दें कि ये सब जिसके होते हैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाता, वो मुझे कैसे और क्यों जेब देता है? और क्या ये मुझे रास भी आएगा?
मेहरान ने सवाल करने को उन्हें जिस कटघरे में ला खड़ा किया था वो आग का बना था। उनके पैर जलते थे और हलक सूखता था। सवालों का धुआं सांस रोकता था, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि ये गद्दी और आपके ख्वाब रास नहीं आ रहे हैं और ना कभी आएंगे। मुझे लग रहा है कि अगर मैं तमाम उम्र भी इस गद्दी पर बैठा रहता हूँ तब भी कभी बड़े कब्रिस्तान में परसों बनने वाली उस कब्र के सिरहाने से नहीं उठ पाऊंगा। बुलंद आवाज़ अब रुंध रही थी, नम हो रही थी। आप मुझे मार रहे हैं मेहरान। ये बातें करके आपको क्यों जेब नहीं देती गद्दी? आपका हक है उस पर। आप मेरी ज़िंदगी हैं। उन्होंने बेटे को कंधों से थामना चाहा, जो आज जैसे उम्र भर के खाते खोल बैठा था। नहीं, मैं बस आपकी ज़िंदगी में जो बाकी सब हैं उसके लिए ज़रूरी हूँ। आपकी मोहब्बत खुद गर्ज है और मेरा किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। जिसका है वो सब तर्क करके भी इतना मुतमईन है और मैं यहाँ। मेरी सांसें घुटने लगी हैं। झुंझलाहट उसके हर मसाज में फूटती थी। वो गैर बेदीन औरत का बेटा, उसका हमारे आबाई रुतबे पर कोई भी हक कैसे हो सकता है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उनकी आवाज़ भी अब सदमे की शिद्दत से काँप रही थी। सारी उम्र उन्होंने उस औरत के बेटे को वजूद की नफ़ी की थी और आज उनका बेटा हक तस्लीम कर रहा था। चले, नहीं है उसका हक, ठीक है, उसका नहीं है तो फरमान का है। खानदान का बड़ा बेटा जिसकी माँ आपकी बहन थी, मेरा तो फिर भी नहीं है माँ, किसी भी कायदे से नहीं है। ठीक कहती थी वो, मैं बस अकेले खसारे समेटने के लिए रह जाऊंगा। देखें, मैं रह गया। उसके आज़ाब चटक रहे थे अब। शीरी मुझे मेहरबानों से ज़्यादा अजीज़ थी, मेरी भतीजी थी। उसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम्हारे बाबा मेहरबानों को नूह बनाना चाहते थे? मैं तो बस। वो उसकी वहशत देख धीमी हुई। मसलहत अपनानी चाहिए। मेरे बाबा? वो रो नहीं पाया तो तल्खी से हंस दिया उन लफ्ज़ों पर। कैसी महरूमी टपकती थी उन अल्फाज से। वो उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद थी। और नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, पर खून के अलावा भी उन्होंने मुझसे बाप जैसा कोई रिश्ता नहीं रखा। तो मुझे मत बताएं कि मेरे बाबा मेरे लिए क्या चाहते थे जब वो मुझे ही नहीं चाहते थे। तो वो अपने लफ्ज़ों से उनके दिल पर मौजूद ज़ख्मों पर लगे टाँके उधेड़ रहा था, उन पर जमी खुरंट उतार रहा था। उन्होंने बिलबिलाने के से अंदाज में नफ़ी करना चाहिए जिसे मेहरान ने उन्हें कोहनियों से थाम कर पलंग पर बैठाते रोक दिया। वो अब उनके कदमों में बैठा था। रहने दें, आज रहने देते हैं सब। मुझे कुछ दिन दें। मुझे आपकी तवक्कुआत ख्वाहिशात के बिना ये कुछ दिन गुजारने दें, गम मनाने दें, फिर सब आ जाएगा मामूल पर। मैंने कहाँ जाना है? मुझे और आता ही क्या है? गद्दी, उसकी हिफाजत, मुझे आपने और सिखाया ही क्या है? वो जैसे बोल बोल कर थक गया था। ये कैसी शिकवे से पर तसल्ली थी। अपनी मंकरवा उंगलियों से उनका जिगर दबोचती थी। वो उनके कदमों से उठकर जा चुका था, न जाने कहाँ। वो उनकी कदमों तले की ज़मीन था। आज इतने सालों बाद उनके कदम फिर से हवा में मौलिक होने को थे। सुबह 8 बजे करीब वो चाय के बाद अली चाचा की इजाज़त लेता अपना मुख्तसर बैग कंधे पर डाले हाथ में महजाद की गाड़ी की चाबी घुमाता बाहर आया था। उसे यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे, अब वापस जाना था कि वहाँ भी बहुत कुछ था देखने वाला। उतनी सुबह वो इसलिए जा रहा था कि उस वक्त महजाद सो रहा था। वो उठता होता तो कल की तरह उसे एक दिन और कहकर रोक लेता। वो जितना खुश था और उस खुशी को लेकर जितना खौफजदा, वो सब अपनों को अपने पास समेट कर रख लेना चाहता था कि कहीं कोई फिर से न खो जाए। आप जा रहे हैं? उस आवाज़ पर कदम रुके और वो पलटा। वहाँ मेहरबानों खड़ी थी, धाने की ओढ़नी ओढ़े और हमेशा की तरह उससे खफा नहीं थी। वो 2 दिन से उसे देख रहा था, अपने बाप और भाई के दरमियान आसूदगी से मुस्कुराते हुए। शाह अली अपनी प्लेट से पहला निवाला उसके लिए बनाते थे और आखिरी उसके लिए बचाते थे। उसे समझ आ रहा था कि वो मोहब्बत से कम किसी भी चीज़ के लिए क्यों उनकारी थी। वो हर रिश्ते पर इतनी ही मोहब्बत पर हक रखती थी जितनी वो आज तक समेटती आई थी। तरजीहात की फहरिस्त में पहले के अलावा कोई मकाम उसके लिए नहीं बना था। आप बाबा को ढूंढते रहे थे इतना अरसा? जेब में हाथ डाले उसने कुछ नहीं कहा था कि जवाब वो जानती थी। वो बहुत सी बातों को लेकर बात पर भी उससे खफा थी कि बज़ाहिर उसने शाह अली के वापसी के लिए कोई तगो दो नहीं की थी। उसे बहुत उम्मीद थी रहबर से कि वो उसके बाबा को ढूंढ सकता था। इतना समाजी सरमाया तो था उसके पास। गुज़रे 2.5 सालों में वो उस एक बात पर उससे बहुत मायूस हुई थी और अब शर्मिंदा भी थी। वो अब समझ सकती थी कि उसने सब मख्फी क्यों रखा। आस नाराज़गी
कैसे पुल सिरात से गुजरा होगा वो, जिससे गुजरने से उन्हें उसने बचा लिया था। शुक्रिया, ये पहला शुक्रिया था मेहरबानों की तरफ से जो उसके मुंह पर नहीं मारा गया था। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया, सर को खम दिया और अलविदा कहता फिर पलट गया। रहबर, उसने फिर रोक लिया। इस दफ़ा वो पलटा नहीं। उसे कहाँ आदत थी मेहरबानों की यूं आवाज़ देने की। महज कह देने से रिश्ते मुआहदे नहीं हो जाते हैं। उन्हें न मुआहदे की तरह बरतना चाहिए और न ही तोड़ना, खास कर तब जब उनमें हमारा दिल बसता हो। फी अमानिल्लाह। वो जब तक पलटा वो जा चुकी थी। ये लड़की और उसकी गहराइयाँ। वो इस्लामाबाद पहुंचा तो दिन सा पैर में डल चुका था। अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम करने के बजाय उसने गाड़ी घर की सिमत मोड़ ली। आज कोई थकावट नहीं थी। कंधे 2.5 साल बाद बिना किसी वजन के हल्के थे। उसने गफ्फार और अब्दुल रहमान से क्रिकेट का वादा किया हुआ था, जो अचानक क्वेटा रवानगी के सबब पूरा नहीं हो सका था। वापस आकर पहला काम यही याद आया था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके बरामदे की सिमत कदम बढ़ाए। वहाँ सफेद के वक्त का मामूल से सन्नाटा था। ये बच्चों का खेलूला का वक्त था, जिसके पैरवी के मामले में जाहिदा अम्मा सख्ती के इस्तेमाल को बेजा नहीं समझती थी। वो जब तक चाय पीकर कुछ ताज़ा दम होता तब तक बच्चे उठ भी जाते। यही सोचते वो जाली का दरवाज़ा खोलता इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। सामने तवील राहदारी थी, जिसकी एक सिमत बावर्ची खाना था और बामगाह थी और दूसरी जानिब दफ्तर और उससे मुल्हका लाइब्रेरी। उसी लम्हे लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और किसी जी नफ्स ने कदम बाहर रखे। नीम तारीख राहदारी में अकब में मौजूद जाली के किवाड़ से आती धूप उससे होती सामने से आती उस हस्ती पर भी पड़ रही थी, जो लाइब्रेरी से निकलकर अब सीधा उसकी जानिब आ रही थी। नजरें हाथ में मौजूद खुली फाइल पर जमाए अपने ध्यान में महू। कत्थई रंग की लंबी कमीज ट्राउज़र में मलबूस, गले में चॉकलेट रंग का स्कार्फ लपेटे, मामूल का होलिया और इर्द गिर्द से असली बेनियाजी। उसे देखकर उसकी रजामंदी याद आई। क्या कह रही थी वो? कि अनाउंस कर देते हैं। वो उनके माबेन ताल्लुक़ को दुनिया के सामने कबूल करना चाहती थी। अनका शाहनवाज जैसी खुश्क मिजाज इंसान की ज़बान में इजहार उन्हीं अल्फाज में होता होगा, शायद, और इकरार भी। तो उसने उसे हाँ कह दी थी। ये इतने दिन का बासी हो चुका अम्ल उस पर मुनकशफ होते मुंह में मिश्री का जायका घोल गया। इससे कबल तो उस हाँ ने बस रायगानी का ही एहसास होता था। फाइल की तहरीर में गर्क अनका के कदम किसी मुतवक्का तसादुम के खदशे के एहसास से अचानक थमे। नजरें उठाकर देखा तो वहाँ रहबर को मौजूद पाया था। उससे बस 2 कदम के फासले पर। वो चंद दिनों के पुरइसरार गैर हाजिरी के बाद आज उसके सामने था। रोशनी का मुखस उसके अकबमा होने के सबब चेहरे बहुत वाज़ेह नहीं था, पर रहबर की आंखें की खो गई मुस्कुराहट की वापसी उसे लम्हे से कम वक्त में नजर आ गई थी। कितने अरसे बाद ये आंखें मुस्कुराई थी। कितना अरसा उसने एहसास जुर्म में गुजारा था। मुकाबिल की सिर्फ आंखें नहीं, चेहरा भी मुस्कुरा रहा था, वही असली मुस्कुराहट पर नहीं। आज शायद वहाँ कुछ नया भी था, पर क्या वो समझ नहीं पाई। वो उसके चेहरे का मजीद मुशाहिदा करती। अगर रहबर आगे बढ़कर उसे खुद में अचानक मिल जाने वाली कीमती मताए जहाँ की मानिंद समेट न लेता। लम्हे भर ने वो 2 कदम का फासला कम किया। वो जिसका चेहरा वो मुकाबिल खड़े पड़ने की सही कर रही थी, उसकी अब कुछ मुतमईन और पुरजोश सी धड़कन भी महसूस कर सकती थी। वो उलझे धागे सी उसके बाजू के हल्के में खड़ी थी। कोई रद्द अमल तब देती जब उस अमल का मौजूब समझ पाती। अभी दिन ही कितने हुए थे रहबर के शदीद तकलीफ में उसके हाथ झटकते हुए, उसका इकरार नज़रअंदाज करते हुए, बैन अलस्तूर इससे बहुत देर कर देने का शिकवा करते हुए। रहबर लहजे में कोई तारीफ थी ना ही कोई एहतजाज, बल्कि ये एक सवालिया सी सरगोशी थी। जवाब देकर भी वो कुछ साथे मजीद उसी हालत में रहा और फिर जैसे अनका की उलझन के ख्याल से पीछे होते 1 कदम का फासला बनाया गया। अब उसने दोनों हाथों से उसकी कोहनियाँ थाम रखी थी और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर दर आया उलझाव मुलाहिजा कर रहा था। यार मैं खुश हूँ, इजहार कर रहा हूँ। आखिरकार कंधे उचका कर जवाब दिया। हाथ अब भी उसकी कोहनियों पर मौजूद थे। ये एक बेइख्तियारी सा अमल था। मुकाबिल का एहतजाज की जगह उलझाव कुछ नया सा था। अनका ने कुछ कहने को लब्वा किए ही थे कि अकब से सीढ़ियाँ उतरती जाहिदा अम्मा की आवाज़ ने मौका न दिया। अरे रहबर बेटे आप हो, इतने दिन लगा दिए इस बार। वो रहबर से मुखातिब होती हुई उनकी सिमत आ रही थी। अब उसकी खफत ज़दा कदम खाजी दरवाजे की सिमत बढ़ते रहबर का उसका हाथ थामे अपने कदम
जाहिदा बीबी की जानिब उन्हें सलाम करता बढ़ा चुका था। इस दफ़ा वो बाकायदा बौखलाई थी। वो कर क्या रहा था? जी बस मुल्तान जाना पड़ा था कुछ जल्दी में। आप कैसी हैं अम्मा? वो उसका हाथ थामा उनके सामने ही प्यार लेने के लिए झुका। अल्लाह का करम है बच्चे, याद कर रहे थे आपको। गालिबन आपने क्रिकेट का वादा किया था उन सब से। कुनखियों से रेबर के हाथ में दबा अनका का हाथ देखती वो जवाब दे रही थी। जी याद था वादा, मुझे वही देने आया था। सोचा आपको अच्छी खबर भी साथ में सुना दूं। अच्छी खबर? मोहतरमा बिलाखिर रुखसती के लिए मान गई हैं। अनका के सिमत इशारा करते उसने जाहिदा बीवी से ज़्यादा अनका के सर पर धमाका किया था। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। वो चौंक कर खुश होती उन्हें दुआ देने लगी। आपने जिक्र नहीं किया बच्चे, कब से तो साथ बैठे थे। रहबर के बाद अनका के सर पर हाथ रखकर दुआ देते वो पूछ रही थी। अनका दोपहर से ही डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए आई हुई थी। उसके फरिश्तों को भी पता होता तो वो बता देती। ये दरअसल शर्मा रही थी, इसलिए मेरे आने का मुंतजर थी। रहबर की अपनी वजाहतें थी। पोर्च में चॉकलेट्स रखी हैं सबके नामों के साथ। बच्चे उठे तो आप उनमें बांट दीजिएगा। हम चलते हैं अब, फिर आएंगे। कुछ उजलत से कहते वो अनका को लिए जाने के लिए मुड़ चुका था। ये क्या था? पोर्च में आते अनका ने अपने चकराते दिमाग को कुछ संभालते अपना हाथ छुड़ाते हैरत से पूछा। क्या? दूसरी तरफ वही लापरवाही थी। अनका ने उसे कुछ घूर कर देखा। तुम ही ने तो कहा था कि अनाउंस कर देते हैं, सो कर दिया। अब कहीं से तो शुरुआत करना ही थी ना। कंधे उसकाते तवज्जो दी। तुमने तो मेरी बात का कोई जवाब। और फिर उस दिन बहुत देर वो ऐसे कह रहा था जैसे वाकई सब इतना सहल हो। मैं कुछ परेशान था उन दिनों, वक्त लगा प्रोसेस करने में, और मजीद वक्त अब मैं नहीं जाया करना चाहता था। दोबारा उसका हाथ थाम लिया। अनका लहजा दलदल करते उसे मुखातिब किया। अली चाचा मिल गए, वो वापस आ गए हैं। उनके आने की हर उम्मीद ख़त्म हो गई थी। पिछले दिनों मैं बहुत अरसे बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत मुबारक हो। उसे खुशी हुई थी सुनकर। पिछले दिनों रहबर जितना परेशान था और सर्द हो गया था, उसे भी परेशान कर दिया था उसने। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। अपने हाथ में दबा उसका हाथ खुशी से भीजते वो 2 कदम मजीद करीब आया। मैं चलती हूँ अब। अनका ने फ़ौरन हाथ छुड़ाकर कदम गेट की तरफ बढ़ाने चाहे। गाड़ी तो नहीं लाई हो? साथ चलते हैं। हाथ नहीं छोड़ा गया था। पोर्च में सिर्फ ये एक ही गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो आया था। हाँ, वो सर्विसिंग। मैं चली जाऊंगी। वो साफ कतरा रही थी। जा कहाँ रही हो? घर। यार मैं थक गया हूँ, सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ। जेब से चाबी निकालकर उसकी सिमत बढ़ाई। उसके चेहरे पर थकन के आसार वाकई मौजूद थे। अनका ने बहस छोड़कर चाबी थाम ली। ये किसकी गाड़ी है? ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते अब उसने नोट किया था कि ये रहबर की गाड़ी नहीं थी। वो छोटी सी क्लिट चलाता था। सिया शीशों वाली इतनी हैवी व्हीकल रहबर जैसे मलंग बंदे के पास सूट भी ना करती। महजात की उसे ये गाड़ी सुबह वापस भेजनी थी। रास्ता ऐसा कटा कि रहबर सीट पीछे किए कुछ आरामदेह होकर उसका हाथ थामे आंखें मूंद गया था। चेहरे पर मुस्कुराहट की झप अब भी वाजे थी। वो वाकई थका हुआ था। अनका उस दबीज खामोशी में एक हाथ से ड्राइव करती रही थी। हर कुछ देर बाद एक नज़र साथ बैठे शख्स के चेहरे पर डाल देती। कभी उसके हाथ में दबे अपने हाथ पर उसने उसे हमराही की तो हामी भरी थी। उसके सामने शायद वो उसके अचानक बर्ताव के लिए तैयार नहीं थी और बस ट्रैफिक में फंसकर उसे रहबर के उसके घर उतारकर 1.5 घंटा लग गया था। वो ये 1.5 घंटा ऐसा सोया था जैसे सालों नींद ने तशना रखा हो। रात के खाने के बाद वो कमरे में आया था। आज शाह अली की वापसी की खुशखबरी सुनाने पर सुल्तान चाचा ने खाने पर खिलाफे मामूल उसके लिए खासा एहतमाम कर लिया था, वरना कज़ा के वो उसके लिए किचन में भी घुसे। वो तो उनके और अपने बिल्ले के लिए बनाए गए खाने को ही गर्म करके शेर शकम होकर शुक्र करने वालों में से था। कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। गैलरी के खुले दरवाजे से हवा अंदर आ रही थी। वो दरवाज़ा बंद करने बढ़ा ही था जब साइड टेबल पर रखे फ़ोन पर स्क्रीन रोशन हुई। वी नीड टॉक, अनका का पैगाम था। वो मुस्कुराया। एग्रीड, ताइद जवाब टाइप करते वो फ़ोन हाथ में लिए गैलरी में निकल आया था। आज जहन में इतना कुछ चल रहा था कि वो जल्दी ही बत्तियां बुझाकर सोने लेट गई थी। नींद न आई तो फ़ोन उठाकर रहबर को पैगाम भेज दिया। बात करना ज़रूरी था, वरना आइंदा रातें भी ऐसी ही गुजरनी थी। अभी उसका जवाब देखने को दोबारा फ़ोन उठाया ही था कि रहबर की कॉल आने लगी। मेरा मतलब फ़ोन पर नहीं था। वो उठ बैठी। तो इस वक्त? कल किसी मुहज़्ज़ब वक्त पर,
उसने जल्दी से कहा। मुबादा वो घर ही ना आ जाए। वो उस उज़लत पर महफूज हुई। घर आ जाना, कल लंच साथ करेंगे, कुछ सोचकर जैसे प्लान तरतीब दिया। तुम कुक करोगे? फ़ोन पर गिरफ्त बिठाते कुछ इश्तियाक से पूछा गया। मिलकर कर लेंगे कुछ। वो कर लेता खुद ही, अगर जो बहुत माहिर होता उस फन में, तो मदद तो चाहिए होगी उसे। क्यों मिलना चाहती हो वैसे? आज लफ्ज़ मुस्कुराते थे, सवाल मुतबस्सुम थे। तुमने जाहिदा बीबी को बता दिया है? जीना और अदबा से भी बात करनी है। बात के मजीद फैलने से कबल अगर हम आगे का लाहिला अमल तय। जुमला रहबर के बेसाख्ता कहके की गूंज में कहीं खो गया था। इतना सीधा प्रोफेशनल सा अंदाज था अनका का। यार, किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं कर रहे हम, और ना ही यहाँ कोई डील साइन हो रही है। वो हर खदशा और उलझन भुलाए उसकी हंसी की आवाज़ सुन मुस्कुरा दी। वो हंस रहा था और उसे ये आवाज़ अच्छी लग रही थी। वो कितने दिनों बाद हंसा था। दिल ने ख्वाहिश की थी कि वो यूं ही हंसता रहे। उस धुन की कामयाबी की वजह कभी फिर उसकी जात न बने। हाँ, लेकिन मेरा मतलब था कि अगर बुनियादी बातें तय कर लेते हम। रहबर ने जैसे छूटते ही जाहिदा बीबी से जिक्र कर दिया था। उसे यकीन था कि अभी तक घर के पूरे स्टाफ और उनके खानदानों में बात फैल चुकी होगी। जैसे रिसेप्शन, फिर रिहाइश। रिसेप्शन का तो कोई इशू नहीं है, वहाँ कर पर बच्चों के साथ ही कर लेंगे। तुम अपनी एसएस फैमिली और सुमन को बुला लेना, मैं अफाक और अली चाचा को बुला लूँगा। अपने ठंडे गैर संजीदा से अंदाज में उसने बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी। वो तभी इतना मुतमईन था कि बहुत कुछ सोच रखा था उसने। अच्छा ख्याल है, पर फिर डेट? कल मिल रहे हैं ना, तय कर लेंगे सब। अब रिहाइश पर भी यकीनन तुम कुछ सोच कर ही बैठे होंगे। ऐसा ही है। वो उसके अंदाजे दुरुस्ती पर हंस दी। उसे अब दोबारा किसी ऐसे घर नहीं जाना था जो उसका ना हो। वो जो भी घर बनाते वो उसमें बराबर का हिस्सा डालना चाहती थी। 13 साल कबल खुद से एक अहद किया था कि अब वो कभी किसी ऐसे घर में नहीं रहेगी जहाँ से उसे लम्हे भर में निकाला जा सके। रहबर ऐसा नहीं था, पर यह वादा उसने खुद से किया था। अपनी ज़ात की इज्जत खुद को नज़र में बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी था। तुम वाकई मान गई हो? ये सवाल अब भी कुछ बेयकीन सा था। तुम्हें क्या लग रहा है? तबस्सुम होठों के खित्तों में दबाया गया। क्यों? क्योंकि तुम अपना दिल मार सकते हो, पर मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकते। लम्हे की ताखीर के बिना उसने जवाब दिया। और तुम पर एतमाद है मुझे। और ये कि तुम्हें इनकार करते हुए लगा था कि ज़िंदगी अब इतनी आगे निकल आई है कि किसी नए शख्स की इसमें जगह नहीं बनती। कुछ अरसा सोचा तो एहसास हुआ कि तुमने तो पहले ही से काफ़ी जगह घेर रखी है। बात नई जगह बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा मकाम की तयन की थी। वो बहुत सादगी से कह रही थी, सीधी वाजह बात, जैसे वो हमेशा करती थी, जैसे रहबर को पसंद थी। और क्या? ये और की गिरदान अब उसकी समझ से बाहर होने लगी थी। मोहब्बत नहीं हुई मुझसे? वो उस सवाल पर हंसी। पहले फ़ोन कॉल पर वो जवाब दे ये तो नहीं करने लगी थी वो। रहबर चल लम्हों बाद कुछ संजीदगी से उसे मुखातिब किया। वो तवज्जो हुआ। तुम्हारे रवैये ने पिछले दिनों मुझे बहुत उलझाया है, बल्कि अब भी उलझा रहा है। मुझे कल हर तफसील चाहिए होगी। वो कितना परेशान रही थी उस सबब उसे जवाब चाहिए थे। मिल जाएगी, पर अब क्या फ़ायदा? गहरी सांस लेते उसने फ़ोन दूसरे हाथ में मुंतकिल किया था। मतलब? हाँ, तो तुम कर चुकी हो। इसी सबब हर तफसील जानना चाहती हूँ कि ना करती तो मुझे क्या दिलचस्पी होनी थी। चेहरे पर फिर मुस्कुराहट उभरी। उस एक गुफ्तगू में न जाने कौन सी मर्तबा। बजा फरमाया आपने। अब मोहतरमा की बेनियाजी का इससे बड़ा शाहिद कौन हो सकता था। ये गुफ्तगू मिनटों से निकलकर घंटों पर मुहित कैसा हो गई, वो दोनों ही हिसाब नहीं रख पाए थे। एक ले थी जिस पर बोलते हुए वो सोच नहीं रहे थे। कहने को बहुत कुछ था उतने दिनों की कश्मकश के बाद, जैसे अब सब साफ था, सीधा था। उन दोनों के पास बिलाखिर एक ऐसा साथ था जिससे सब कहा जा सकता था। तो ये हो गया हमारा 11th एपिसोड कंप्लीट। और ये एपिसोड अब तक का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एपिसोड लगा। इसमें इमोशनल सीन भी थे। जब मेहरान कब्र के पास खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सामने ही सब हो जाए। ये सुनने में इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम रीड कर रहे होते हैं तो ज़्यादा महसूस होता है। वरना मैंने आप तक इश्क के आतिश और अमर बैल जैसी नॉवेल्स सुनी थी तो इतना मुझे इमोशनल फील नहीं हुआ था जितना अब हुआ था। और रहबर और अनका के सीन में भी इतनी ही खुशी हो रही थी जैसे कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हो रहा हो सीन। तो वाकई एपिसोड बहुत अच्छा था ये वाला। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है इस एपिसोड में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे। तो अभी तो काफ़ी रहती है स्टोरी, तो देखते हैं क्या दिखाएंगे।
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا.